Okay, बच्चा buddy will start with this chapter in science, which is basically crop production and management. ठीक है, what is crop? बेटा उसको ऊपर रख दे, मैं क्योंकि जल्दी जल्दी निकलता हूँ, फंस जाऊंगा, तेरे ऊपर ही गिरूंगा फिर. Okay, crop. What is crop? What is crop? Huh? Rice. Rice is a form of crop. What is crop? आप अपने घर में एक गमले में एक, समझ लीजिए, चने का झाड़ उगाते हैं या वीट का एक, तो क्या वो क्रॉप है? इट इज नॉट अ क्रॉप. क्रॉप मतलब मास प्रोडक्शन. ठीक है, क्रॉप मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं टू डील विथ फूड सप्लाई इन अ रीजन. फूड सप्लाई इन अ रीजन. ठीक है, जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं, मास मतलब बहुत बड़े पैमाने पे. ठीक है, कोई गमले में या किसी बगीचे में अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, वो तो हमारा आधा दिन का खाना भी नहीं होगा, एक दिन का खाना भी नहीं होगा. मतलब उसको हम देखेंगे तो 2 घंटे का खाना भी नहीं होगा. एक आपने राइस का ये लगाया, उसमें से कितने वो निकलेंगे? मतलब मुट्ठी भर राइस भी नहीं निकलेगा. ठीक है, सो जब आप बहुत बड़ा मास प्रोडक्शन करते हैं टू टू बेसिकली मेंटेन द फूड सप्लाई इन रीजन, दैट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन. इसको अपन बोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन. अभी अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, सो क्या क्या लगेगा हमको? पानी लगेगा, हमको बेसिकली फर्टाइल सॉइल लगेगा. व्हाट एल्स वुड बी नीड? हाँ, सनलाइट. वी विल नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट. और क्या, बस क्रॉप लगा दिया छोड़ दिया? उसको साफ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉट ऑफ वीड्स कम आउट. ठीक है, वीड मतलब समझते हैं क्या? वानी सिंह जो गाता है परदेसी वीड दे. ओके, वीड इज व्हाट? वीड इज समथिंग विच विल डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिशन दैट इज सप्लाइड टू द प्लांट. ठीक है, आपके प्लांट के आजू बाजू जो घास निकल रहा है, वो क्या करेगा? इस प्लांट का न्यूट्रिशन निचोड़ लेगा, ये प्लांट कमजोर हो जाए. तो वीड, हमको कॉन्स्टेंटली वीडीसाइड्स छिड़कने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वीडीसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं. ये सब ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ता है. और हर क्रॉप का एक लाइफ स्पैन होता है, 3 महीना, 4 महीना, जितना भी टाइम उसको लगे. ठीक है, सो उस टाइम पे हमको अच्छे से उसका देखभाल करना पड़ेगा. वी कैन नॉट जस्ट उसको छोड़ दिया वो अपने आप उग जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो क्रॉप प्रोडक्शन इज यूज टू हैंडल. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन क्रॉप प्रोडक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, समवेयर यू आर लिंक्ड टू द क्रॉप प्रोडक्शन. स्टेपल डाइट तो सब लोग फॉलो करते हैं, दाल, रोटी, चावल, ये तो सब लोग खाएंगे, चाहे वेजिटेरियन हो या ना हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल डू. So we will understand what is crop production and management. ठीक है, all organisms require food for energy. छोटे से लेकर बुढ़े तक. ठीक है, सारे लोगों को फूड तो चाहिए ही चाहिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स विल रिक्वायर फूड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है, अभी फूड किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे आपका वेजिटेरियन फूड हो या भाई साहब आपका नॉन वेज फूड हो. ठीक है, सो वी विल रिक्वायर फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ओके. तो ग्रोथ एंड सस्टेनेंस. ग्रोथ, आप इस एनर्जी से हमको मिलता क्या है? इस एनर्जी से हमारा ग्रोथ होता है. और सस्टेनेंस, सस्टेनेंस मतलब मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. ठीक है, आपके बॉडी में रोज हजारों एक्टिविटीज हो रही है. ठीक है, आपका भाई साहब डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है. ऑल दीज आर हैपनिंग कंटिन्यूअसली, वेदर यू आर asleep, वेदर यू आर अवेक, दीज विल हैपन. और उसके बाद तो आपका चलना फिरना कूदना तो है ही. ठीक है, सो इस सब के लिए आपको एक एनर्जी लगेगा, एंड दैट इज बेसिकली provided by the amount of food that you consume every day. ठीक है, that is called sustenance. Okay, so food is utilized by organisms for various functions. अलग अलग functions है, क्या क्या है? डाइजेशन. डाइजेशन मतलब what is digestion? What is digestion? खाने का absorption करना, खाने में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको निकालना. ठीक है, हमको खाना जरूरी नहीं है, हमको ये सब चीजें जरूरी है. तो खाने में से इन सारी चीजों का अब्सॉर्प्शन करना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, देन वी आर ऑल अंडरगोइंग कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन. ठीक है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. देन वी हैव एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. ऑल दीज विल रिक्वायर एनर्जी. ठीक है, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हम ये पढ़ चुके हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड. तो बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत कंटिन्यूअस. एक बार उसको देख रहा है, एक बार इधर देख रहा है, एक बार उधर देख रहा है, पेन फेंक रहा है. व्हाट? Plants can prepare their own food by the process of photosynthesis.
तो लेट्स से आपका कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस H2O है, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस व्हाट, C6H12O6 प्लस 6CO2, ठीक है, दिस इज सॉरी 6O2, दिस इज बेसिकली फोटोसिंथेसिस। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल प्रोड्यूस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स का ये जो प्रोसेस है अपना फूड खुद बनाने का, इस प्रोसेस के वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, autotrophs. We also call them as autotrophs. ठीक है? So autotrophs are basically species who can make their own food by the process of photosynthesis. अभी आप बोलोगे हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं रसोई में, नहीं, उसको खुद बनाना नहीं बोलते हैं। देखो रसोई में जो आप खाना बनाते हैं वो किससे बना रहे होंगे, प्लांट से या नॉन वेज जो भी बना रहे होंगे वो आपने खुद तैयार नहीं किया है, ठीक है, वो कहीं फील्ड में तैयार हुआ है या किसी और चीज पे आप डिपेंडेंट है। But plants are not dependent on any other organism for the preparation of their food. They can make their own food by the process of photosynthesis. And that is one reason why they are also known as autotrophs. Can we all make a note of this? Okay? Plants prepare their own food by the process of photosynthesis. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है, ओके, चलिए तो यहाँ पे आपका देखो, while some organisms depend on other organisms for their food, अभी अलग अलग organisms हैं, they will depend on other organisms for their food, ठीक है, ओके, तो द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, हमारा पॉपुलेशन तो भाई साहब बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, रेगुलर प्रोडक्शन, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट, रेगुलर प्रोडक्शन, देख अभी भी ध्यान नहीं है, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए कंटिन्यूअसली फूड प्रोवाइड करने के लिए हमारा रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस साल हमने प्रोड्यूस किया अगले साल मूड नहीं है भाई साहब नहीं करेंगे, नहीं कर नहीं सकते, अपने को करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो रेगुलर प्रोडक्शन होना जरूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट, आपने भाई साहब कोई भी क्रॉप फील्ड में लगा दिया, आप उसको लगाकर भूल गए, ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर डूइंग प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार भाई साहब वो हो गया तो उसको प्रॉपरली प्रॉपर मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो घरों तक पहुंच सके, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सो अंडरस्टैंड, ये वाला आप लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, regular production, proper management and distribution of food is necessary. Done, done, done. In order to provide food for a very large population, in order to provide food for a very large population, what are the things that you require? Regular production, proper management and proper distribution. These are the things that we would regularly require. ठीक है, आगे बढ़े। When plants of the same type, एक ही टाइप का प्लांट या काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे एक ही टाइप का प्लांट अगर आप ग्रो कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड क्रॉप,
एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट, इसको लिख लीजिए। क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है? When plants of the same type or same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Are grown and cultivated on a large scale at one place, it is known as a crop. Example, crop of wheat. ठीक है, डन। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Example, crop of wheat. ठीक है, for example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. अगर मैं बोलूं यहाँ पे crop of wheat मतलब एक फील्ड में जितना भी प्लांट वहां पे ग्रो किया है आपने, सब के सब बीट है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि बीच में मैंगो डाल दिया, ठीक है, या बीच में भाई साहब आपने चने डाल दिए, ऐसा नहीं है। सो अगर क्रॉप आप बोल रहे हैं तो बहुत बड़े फील्ड में सिर्फ वही क्रॉप ग्रो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ व्हीट ग्रोइंग और अदर व्हीट इज योर क्रॉप और अ वेरी एक्सटेंसिव फील्ड, यू विल हैव ओनली व्हीट एज द क्रॉप, यू कैन नॉट सी एनी अदर प्लांट्स आउट देयर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। ओके, so you already know that crops are of different types, like क्या है? राबी एंड खारिफ, ठीक है। टाइप्स, क्रॉप के टाइप्स राबी एंड खारिफ है, ठीक है। क्रॉप के एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, क्रॉप के टाइप्स पूछ रहा हूं, ठीक है। सो आपके एक सीरियल फूड्स हो गए जैसे राइस, ठीक है। फिर क्या हो गया? ज्वार, ठीक है, मेज, व्हीट, ये सब आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। ओके, वेजिटेबल्स आपके हो गए। तो ये आपके देखो, पहले आगे आपके सीरियल फूड्स, ठीक है। सीरियल फूड्स मतलब क्या होते हैं? ये एक टाइप का क्रॉप है। सीरियल फूड मतलब होता क्या है? इसको आप किसी के साथ मिक्स करके खाते हैं, मतलब समझ लो, रोटी ऐसे सूखी रोटी तो नहीं खाओगे ना, ठीक है। चावल ऐसे तो नहीं खाओगे ना आप, ठीक है। आप उसको दाल के साथ या सब्जी के साथ मिलाकर खाओगे, है ना। रागी, ठीक है। ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स। सो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक सीरियल फूड्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, सीरियल फूड्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप में ऐसे लिख दीजिए, टाइप्स ऑफ क्रॉप, पहला लिखिए सीरियल फूड्स। वेजिटेबल्स, सीरियल फूड्स हो गया, फिर वेजिटेबल्स, क्लस्टर बीन्स जैसे गवार बोलते हैं हम इसको, ठीक है, टोमेटो, दीज आर ऑल वेजिटेबल्स। प्लासिया अरबी जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, दैट इज बिटर गाउट, करेला, ब्रिंजल, देन वी हैव चाकवत, ठीक है, स्नेक गाउट, ठीक है, फेंगू क्रीक। सो दीज आर वेजिटेबल्स। तो पहला हो गया आपका सीरियल फूड्स, देन वी हैव वेजिटेबल्स, ठीक है। व्हाट एल्स? फ्रूट्स, फ्रूट्स भी तो एक टाइप के क्रॉप्स हैं। आप बहुत बड़े पैमाने पे जैसे मैंगो को कल्टीवेट कर रहे हैं या कोकोनट को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो ये भी तो एक क्रॉप हो गया। तो आपके सीरियल फूड्स हो गए, फिर आपके हो गया वेजिटेबल्स, देन वी हैव फ्रूट्स, ठीक है, दीज आर फ्रूट्स, ठीक है। अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हो गए भाई साहब आपके, मैंगो, बनाना, ठीक है, जैक फ्रूट। देन वी हैव फ्लावर्स, फ्लावर्स भी एक टाइप की क्रॉपिंग हो गई, है ना। तो एकदम नहीं लिखता है, ठीक है, फ्लावर्स भी एक टाइप की क्रॉपिंग हुई। एक तो एब्सेंट पे एब्सेंट, ऊपर से नोट भी नहीं बनाता। हाँ भाई, कैसे पढ़ाई होगा? देखो फ्लावर्स कहाँ पे यूज होते हैं, कभी भी देखो, कोई भी लेट्स से फेस्टिवल आ रहा होगा, आप मार्केट के साइड में देखेंगे बहुत बड़ा ठेला लगाकर लोग फूल बेच रहे हैं, फूल पत्ते वगैरह बेच रहे हैं, है ना। तो भाई इतना बड़ा रिक्वायरमेंट सबको चाहिए रहता है। अभी जैसे गुड़ी पड़वा आया था, तो आप देखोगे कितना फूल वगैरह बिक रहा था, है ना। शाम से ही फूल बिकना चालू हो गया था। तो ये आपका भाई साहब, ये है आपके फ्लावर्स। बहुत बड़े पैमाने पे फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। सो वी हैव व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स? वन वी हैव सीरियल फूड्स, देन वी हैव वेजिटेबल्स, देन वी हैव फ्रूट्स, एंड देन वी हैव फ्लावर्स, ठीक है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है।
मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, बाबा रामदेव की इंडस्ट्री भाई साहब इसी पे चल रही है, 4,500 करोड़ की इंडस्ट्री है, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स, इसमें भाई साहब आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है। दीज आर मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे ग्यूलवेल, ठीक है। अलग अलग टाइप के मेडिसिन बनते हैं, एस्परेगस, ठीक है। फाइबर्स, फाइबर्स मतलब समझते हैं, जैसे किसी ने नारियल की रस्सी देखी है क्या? नारियल की रस्सी, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होती है, वो नारियल के फाइबर से बनती है। ये जो हम पहनते हैं, कॉटन का क्लोथ है, ये भी एक फाइबर ही तो है। जूट के जो गोनी होते हैं, बैग्स दिखते हैं आपको, वो किससे बने हैं? जूट से बने हैं। सो ऑल दीज आर बेसिकली फाइबर्स, ठीक है, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। सो फाइबर्स में आपका क्या क्या आ जाएगा? देखो, जूट यार्न, ठीक है, हेम्प यार्न, देन वी हैव कॉटन यार्न, ठीक है। फ्यूल्स, कुछ कुछ में फ्यूल्स, फ्यूल्स वैसे बहुत कम होता है, लेकिन कुछ कुछ को हम फ्यूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं गांव खेड़े में, यहाँ पे खाना बनाने में काम आता है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली प्लांट्स दैट आर यूज्ड फॉर फ्यूल्स, ओके। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे तो हमने कितने टाइप के प्लांट्स पढ़ लिए। हमारे जो क्रॉप्स हैं वो क्या क्या टाइप के हैं भाई साहब आपके? एक हो गए सीरियल्स, ठीक है, देन वी हैव वेजिटेबल्स, देन वी हैव वेजिटेबल्स जो हमारा प्राइमरी फूड क्रॉप है। उसके बाद फ्रूट्स, उसके बाद आगे आपका फ्रूट्स, उसके बाद आगे आपका फ्लावर्स, देन मेडिसिनल प्लांट्स, देन वी हैव मेडिसिनल प्लांट्स, देन वी हैव फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स, और कुछ कुछ प्लांट बहुत ही कम एज फ्यूल्स यूज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द क्रॉप्स आर देयर, ठीक है। सो सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स, प्राइमरी फूड सोर्स हमारा ये है, ठीक है, प्राइमरी फूड सोर्स। उसके बाद ये फ्रूट्स भी आते हैं ऑब्वियसली। मेडिसिनल प्लांट्स को हम बेसिकली जड़ी बूटियां बनाने में काम में लाते हैं, ठीक है। फिर फ्लावर्स, देन फाइबर्स, देन फ्यूल्स, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ओके। These can be classified on the basis of the season in which they grow. अलग अलग सीजन में प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है। तो एज पर द सीजन, ठीक है, अगर आप देखोगे कॉटन का सीजन अलग होता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अलग अलग जगहों में अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, अलग अलग टाइप का रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, सब अलग अलग है, ठीक है। सो एक वास्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है। So the climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. अलग-अलग regions में अलग-अलग है ये, ठीक है। So accordingly there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. अलग-अलग country के parts में rich variety of crops हैं, ठीक है। देखो, हर एक crop का एक अलग requirement होता है, temperature का, ठीक से बैठिए, अलग अलग क्रॉप का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, ठीक है, सॉइल कंडीशंस का, ऑल दीज आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। सो हेंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विल बी एक्चुअली कल्टिवेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, ओके। सो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। एक हो गया आपका खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। तो ये एज पर सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एज पर सीजन। तो वो क्रॉप जिसको हम रेनी सीजन में उगाते हैं इन इंडिया, जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। रेनी सीजन ज्यादा करके आपका कहां से कहां तक होता है? जून टू सितंबर। लाइक क्या क्या? पैडी, ठीक है, देन वी हैव, पैडी मतलब होता है इससे आपका फाइबर्स बनते हैं, मेज, भुट्टा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, देन सोयाबीन, ठीक है, ग्राउंड नट, मूंगफली के दाने, ठीक है, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। दूसरा हम पढ़ेंगे राबी क्रॉप्स, इसको पहले लिख लीजिए। खरीफ क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, ऐसे क्रॉप जिसको आप रेनी सीजन में सो करते हैं, ठीक है, इन इंडिया, जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है, सब एग्जाम्पल्स लिख लिए कि नहीं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स।
ठीक है. The crops which are sown in the rainy season in India is generally from June to September, like paddy, maize, soyabean, groundnut, cotton, etc. are Kharif crops. Rabi crops क्या होंगे? The crops which are grown in the winter season are known as Rabi crops. Their time period is generally from October to March. हालांकि winter आप ज्यादा मुंबई में experience नहीं करते हैं, but these are known as Rabi crops like wheat, then we have gram, tea, mustard, ठीक है, एंड लिंसी. इनको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट. दीज आर नोन एज राबी क्रॉप्स. नहीं नहीं, आप उसको बंद कीजिए, टेक्स्ट बुक को बंद कीजिए. कॉटन इज नॉट अ खारिफ क्रॉप. आपका कॉटन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश ज्यादा है. ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन रेन. The crops which are grown in the winter season are called as rabi crops. Their time period is generally from October to March. Please put your book inside. Okay, just make notes of whatever I am telling you. ठीक है, are we clear? Okay, so besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places. Summer में बहुत सारे जगहों पे ऐसे pulses grow करते हैं हम. ठीक है, okay, pulses and vegetables are grown during summer. Okay, so basic practices of crop production क्या क्या हो जाएगा? Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. तो crop का production ऐसे नहीं होता कि आज आपने लगा दिया तो कल हो जाएगा तैयार. ठीक है, काफी सारे स्टेप वाइज प्रोसेसेस में हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर दीज स्टेप वाइज प्रोसेसेस? दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, ओके, एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. अभी अभी मत लिखो, जो मैं बोलूं तभी बोलती. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, वन इज बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन इज सोइंग एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर मतलब आप देखो, जमीन की एक उपजाऊता होती है, फर्टिलिटी होती है, और इस जमीन के फर्टिलिटी को आप इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स टू इट. Now these fertilizers can either be man-made or chemical fertilizers, or these can be either manure. Manure मतलब जो गांव केड़े में गोबर से बनता है. ठीक है, ओके, एंड इरिगेशन, वाटर का सप्लाई. ठीक है, सो ये सब आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का एग्जांपल है. तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अभी देखो जो क्रॉप है उसके आजू बाजू अनवांटेड ग्रास का जो ग्रोथ होता है वो क्या करता है? क्रॉप के न्यूट्रिशन को निचोड़ता है. हम क्रॉप में पानी दे रहे हैं, हम क्रॉप में मैन्योर दे रहे हैं, हम क्रॉप क्रॉप का सारा साफ सफाई का केयर ले रहे हैं, लेकिन ये सब न्यूट्रिशन अगर हम घास फूस उसके आजू बाजू पलने देंगे तो वो लोग ले लेंगे, है ना. सो क्रॉप हमारा वीक हो जाएगा. सो वॉट एवर न्यूट्रिशन वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द क्रॉप, that will go in vain. ठीक है, so it's very important that periodically we keep on protecting the crop from weeds. ठीक है, okay. Then we have harvesting. ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब एक बार फसल पक के तैयार हो गई है, सो वी कट इट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. इट्स अ वेरी बिजी सीजन फॉर फार्मर्स. ठीक है, बहुत बिजी सीजन होता है. देन इज स्टोरेज. देखो अभी जो क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है, जैसे वीट हम पूरे ईयर में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वीट इज जनरली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द विंटर सीजन. हम पूरे ईयर में उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हमको पूरे ईयर उसका सप्लाई देना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मार्केट्स आर ऑलवेज गेटिंग अ कंटिन्यूअस सप्लाई, वी नीड टू इफेक्टिवली स्टोर दीज. ठीक है, इसको हमको इफेक्टिवली स्टोर करना पड़ेगा. जैसे आलू, आलू एक सीजन में उगता है, लेकिन आप उसको खाते पूरे टाइम में. ठीक है, वीट, राइस, ये सब एक सीजनल क्रॉप्स हैं, लेकिन ये आप खाते हैं पूरे टाइम, तो पूरे साल भर आपका चलता है. तो इसीलिए इसको ठीक से स्टोर करना जरूरी है. तो स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी एज वेल. सो दीज आर डिफरेंट एक्टिविटीज which are involved in the production of a particular crop type, and only after completion of these activities the finished product of the crop reaches your household for consumption. ठीक है, okay. So the preparation of soil is the first step before growing a crop. इसको लिख लीजिए भाई साहब, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के पहले.
ठीक है, डन डन डन। Preparation of soil is the first step before growing a crop. Are we done with this, people? Okay. Turn the soil and loosen it. आपने देखा रहेगा ऐसा, ठीक है, ये हल चलाते हैं ना या ट्रैक्टर भी चलाते हैं तो क्या होता है, ऐसा जाता है वो सॉइल में, उसको पलटी कर देता है, सॉइल को पूरा उखाड़ते हुए जाता है ये, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, व्हाई इज इट डन, ठीक है। टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जब तक आपका सॉइल लूज नहीं होगा तब तक जड़ें फैलेंगी नहीं, ठीक है। जड़ों तक हवा पहुंचनी चाहिए, जड़ों तक नाइट्रोजन पहुंचना चाहिए, इसीलिए सॉइल को लूज किया जाता है, ठीक है। टर्न द सॉइल अपसाइड डाउन, टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो दिस इज कॉल्ड टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ठीक है। टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके ओके, सो दिस अलाउज द रूट्स। तो जितना आपका सॉइल मुलायम होगा उतना रूट्स कहां तक जाएंगे, डीप तक जाएंगे, ठीक है। और उतना ही ज्यादा जो क्रॉप आप लगा रहेंगे उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो व्हाट डज इट डू, दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, इट गोज डीप इनटू द सॉइल। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil, ठीक है। तो breathe easily मतलब, वरना क्या होगा, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई प्लांट लगाऊं तो वो जिंदा रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसके रूट्स फैल ही नहीं पाएंगे, सीमेंट में कहां घुसेंगे वो, है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जमीन को मुलायम रखें, ठीक है। ये रीजन लिख दीजिए, व्हाट इज द रीजन फॉर बेसिकली प्रिपेयरिंग द सॉइल, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ये बहुत डीप तक जाते हैं। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. इसको भी लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बिफोर एरेशन, मतलब यहाँ पे सॉइल लूज नहीं था, ठोस था, देखो कैसे है। और आफ्टर एरेशन, एक बार भाई साहब उनको अगर एयर मिलने लगा तो फैलने लगते हैं, ठीक है, आफ्टर एरेशन, ठीक है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। द loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। इसको लिखिए भाई साहब फटाफट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपका अर्थवर्म और माइक्रोब्स ग्रो होंगे उतना सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। किसी सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा वहां पे अर्थवर्म्स होंगे। अर्थवर्म्स आर अ फार्मर्स फ्रेंड, ऐसा बोला जाता है। अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है, ठीक है। दे आर फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल नेचुरली, ठीक है। आपको यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी को वो नेचुरली बढ़ाता है, ठीक है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जितना सॉइल लूजन होगा उतना ज्यादा, क्योंकि देखो ठोस सॉइल में आपको अर्थवॉर्म्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मुलायम सॉइल में वो अंदर अंदर जाते रहेंगे, दे विल डिग बरोज, ठीक है, और फिर वो और सॉइल को फ्लफी बनाएंगे, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज, ओके। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, आपके फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर है। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil। ये further turn करेंगे and loosen the soil and add humus to it, ठीक है। इसमें humus भी add करेंगे, ठीक है, ओके। The soil, loose soil always, the loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil। जब डीप जाते हैं तो भी वो ब्रीथ कर पाते हैं इजीली, ठीक है, ओके। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। अभी देखो यहाँ पे जितने भी डेड प्लांट्स, अभी ऑब्वियसली प्लांट्स अगर हैं या एनिमल्स हैं, हर एक का लाइफ स्पैन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो मरते ही हैं। तो जैसे जैसे वो मरते जाते हैं वो जमीन में मतलब दफन होते जाते हैं, ठीक है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब सड़ना, ठीक है। दे गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये सॉइल ऑर्गेनिजम्स उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल।
तो इसीलिए हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उनके बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई प्लांट मर गया, उस पे डेड प्लांट्स पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लड़ने से क्या हुआ, ये डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होने से क्या हुआ, उस प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किसमें रिलीज हो गए, सॉइल में रिलीज हो गए, एंड दीज are actually absorbed by the plants. क्या ये समझ में आ रहा है? In this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. ठीक है? These nutrients are again absorbed by the plants. ये फिर से भाई साहब absorb कर लेते हैं. ठीक है? ये जो nutrients थे, जो कौन रिलीज कर रहे थे, dead organisms, they are again absorbed by the plants. ठीक है? इन दोनों को लिख लीजिए फटाफट, क्विक जल्दी से. यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन है और इसीलिए हमको किसी भी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखना है. And in order to maintain the microorganisms, we have to ensure that the soil is well plowed. ठीक है? These nutrients are again absorbed by the plants. Thus, turning and loosening the soil is very important for cultivation of crops. इसीलिए loosen करना soil को, turn down करना is very important. ठीक है? Okay. The process of loosening and turning the soil is called tilling or plowing. इसी को अपन क्या बोलेंगे, loosening और turning का जो process हो रहा है, इसको अपन बोलेंगे tilling और plowing. और इसके लिए अलग अलग मशीन्स का उपयोग किया जाता है, कभी कभी ये हाथ से भी किया जाता है, बट मोस्टली टू दीज डेज ट्रैक्टर्स आर एम्प्लॉयड. चलिए फटाफट लिखिए इसको ऐसा. पहले से लिख के बैठ गया तू? नहीं, अभी लिखा. हो गया? डन डन. ओके. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव दैट आर मेड ऑफ वुड और आयरन. ये प्लाव होता है जो वुड या आयरन से बना हुआ होता है. ठीक है? दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव दैट आर मेड ऑफ वुड और आयरन. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग. अगर बहुत ड्राई सॉइल है तो उसको वाटरिंग जरूरत पड़ेगी. ठीक है? बहुत ड्राई सॉइल में. ओके. सो द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड एज क्रम्स. ऐसे देखो, इतने बिग पीसेस ऑफ, इसको मुलायम बनाना बहुत जरूरी है. ठीक है? द प्लाउड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. इन क्रम्स को तोड़ना जरूरी है. एक मतलब पूरा ढेला हो जाता है मिट्टी का, उसको चकनाचूर करना बहुत जरूरी है. ठीक है? इट हैज टू बी मेड इनटू पीसेस. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक. देखो आपने देखा रहेगा फार्मर्स लोग जब हल चलाते हैं तो ये प्लैंक होता है. देखो ये ऐसा प्लैंक, और ये जो बड़े बड़े पीसेस आते हैं जो आपके सॉइल के हैं वो इस प्लैंक से टूटकर मुलायम हो जाते हैं. ठीक है? इट्स लाइक क्रशिंग अ रॉक और इट्स लाइक क्रशिंग अ बिग पिग. मैं जब बोलूं तब नोट कीजिए, बाकी टाइम बोर्ड पे ध्यान दीजिए. ठीक है? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्लम्प्स विद अ प्लैंक. ठीक है? तो आपका ये जो प्लैंक है इससे हम इसको तोड़ेंगे. ठीक है? दैट इज हाउ इट इज मेड. द फील्ड इज लेवल्ड बाय सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेस. तो पहले फील्ड को लेवल किया जाता है. सोइंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज सोइंग?
सोइंग मतलब बीज का डालना, एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेस। अभी देखो जैसे इस फील्ड में नाले बनाए गए हैं, तो ये नाले से पानी जाएगा, ठीक है। सो ये इरिगेशन मतलब पानी का जाना, और सोइंग मतलब सीड्स का लगाना, ठीक है। तो द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो आपका लेवलिंग ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, ये ऐसा लेवलर होता है जो हम सॉइल में मूव कराते हैं और वो सॉइल लेवल पे आ जाता है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ सॉइल पे अच्छी फार्मिंग नहीं हो सकती। सो द एंटायर क्रॉपिंग पैटर्न, whatever crops you are going to develop, you have to ensure that the entire field is leveled properly, otherwise rains में प्रॉब्लम होंगे, सॉइल इरोजन होगा और सॉइल कैरी आउट होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। Done? Okay. Sometimes manure is added to the soil before tilling as it helps in proper mixture of, कभी कभी हम सॉइल में जो मैन्योर है वो पहले डालते हैं ताकि प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अभी हम टिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसके पहले हमने मैन्योर डाल दिया, अभी वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए इसके लिए हम पहले, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जब मैं पढ़ाऊं तब नोट मत कीजिए। अच्छा, ठीक है। सो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। तो टिलिंग मतलब क्या होता है, देखो ये टिलिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, मतलब सॉइल को उखाड़ रहे, साथ ही साथ मैन्योर को उसके साथ मिक्स कर रहे, तो ये क्या हो जा रहा है, सॉइल के साथ बहुत अच्छे से मैन्योर मिक्स हो जा रहा है। मैन्योर मतलब क्या है, फर्टिलाइजर है, ठीक है, इट मिक्सेस। ओके, द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। तो ऐसे भाई साहब हम पानी डालते हैं, ऐसे नहीं डालेंगे, देयर इज बेसिकली पाइप्स व्हिच आर कनेक्टेड। ओके, बिफोर सोइंग सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। तो आपको भाई साहब ये पूरे सॉइल को ना एकदम चुरमुरा बना देना है, ऐसे पत्थर मट्टी बड़े बड़े लम्प्स नहीं हो सकते, वी कैन नॉट हैव बिग लम्प्स ऑफ सॉइल इन द field in which we are trying to do the cropping, so we have to break the soil into pieces, small pieces. So plowing is one method, various tools, plow, plow करना मतलब यहाँ पे देखो, ये देखो प्लैंक दिख रहा है आपको, ये जब हल चलाते हैं तो इस प्लैंक के सामने जो भी बड़े बड़े मिट्टी के ढेले आते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं, दे टर्न इनटू डस्ट, ठीक है, ये हो गया प्लाव, ठीक है। फिर हो, इसको अपन हो बोलते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी खींचा जाता है, देखो तो ये क्या होता है, बेंट प्लेट होता है, ये रॉड होता है, ये हो से भी भाई साहब आपके जो मिट्टी के ढेले होते हैं बड़े बड़े, वो एकदम क्रश हो जाते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हो। एंड वी हैव कल्टीवेटर, ऐसे बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं वहां पे ज्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं हो सकता, हम ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते वहां पे, तो वहां पे हमको ऐसे ट्रैक्टर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये दिस इज बेसिकली अ कल्टीवेटर। सो बिफोर सोइंग सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द, तो ये आपके, these are processes by which you are breaking the soil, ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, before growing seeds it is necessary to break soil to size of grains, ठीक है, it is necessary to break soil to size of grains। ठीक है, डन डन डन। यूज फॉर टिलिंग सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। सो आपका प्लाव जो होता है उससे बहुत सारे काम होते हैं, ये जो बैलों पे बंधा होता है प्लाव, इससे बहुत सारे काम होते हैं, इससे फर्टिलाइजर्स भी ऐड होते हैं। फर्टिलाइजर्स कैसे ऐड होंगे, यहाँ पे इससे देखो होल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, दीज आर होल्स विच आर देयर, तो फार्मर ऐसे होल्स में ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर डालते रहता है ऐसे, क्या कहते हैं अपना सीड्स, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर्स, रिमूव स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, ऐसे फर्टिलाइजर्स इस पे ऐड करता रहता है और वो अंदर जाता रहता है, ठीक है। रिमूविंग ऑफ वीड्स, तो ऑब्वियसली जब ये चलता है तो उसमें से जो छोटे मोटे घास होते हैं वो उखड़ जाते हैं, तो रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, स्क्रैपिंग मतलब लेवल कर दिया जाता है, सॉइल में जो भी बड़े बड़े मिट्टी के चंक हो गए वो भाई साहब चकनाचूर हो जाते हैं, ठीक है, दे टर्न इनटू डस्ट, ठीक है। सो यूज्ड फॉर टिलिंग सॉइल, व्हाट इज प्लाउ, प्लाउ इज बेसिकली यूज्ड फॉर टिलिंग सॉइल।
तो और भी बाकी क्या बेनिफिट्स हैं? एडिंग फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। इसको लिख लीजिए भाई साहब। व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लाउ? ठीक है, प्लाउ इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। तो ये वुड से बना होता है एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, दैट इज कॉल्ड अ प्लाउ। ठीक है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। तो ये आपका प्लाउ शाफ्ट है, देखो शाफ्ट इसको बोलते हैं, और ये बड़ा सा एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है। ठीक है, सो प्लाउ शेयर है ये वैसे ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप रहता है ऐसे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, ये वैसे जमीन के अंदर जाता है। ठीक है, handle at end of shaft, other end attached to beam which is placed on the bull's neck। इस बीम को भाई साहब, इस बीम को हम बुल्स के नेक में रखते हैं। बुल्स बहुत पावरफुल होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। अगर किसी इंसान को आप इसको ड्राइव करने बोलेंगे तो शायद उसके पास उतना एनर्जी ना रहे, लेकिन बुल्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तो उस पूरे बीम को वो ड्राइव कर सकते हैं। ये शाफ्ट है, बेसिकली एक लॉग ऑफ वुड है, सो दैट्स हाउ इट इज ड्रिवन। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। ओके, सो फॉर रिमूविंग वुड्स, ठीक है, आपका ये आपका देखो ये बीम है, सिंपल टूल यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल, इसको अपन बोलते हैं हो। ठीक है, दिस इज नोन एज हो। इट इज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ये ब्लेड की तरह काम करता है। ठीक है, दैट बेसिकली वर्क्स लाइक अ ब्लेड इन ऑर्डर टू टिल द सॉइल। Then we have the cultivator. Nowadays, plowing is done using the tractor-driven cultivator. तो आपके ऐसे प्लाविंग किससे होते हैं? बस ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, इससे क्या होता है, उतना ज्यादा आपको लेबर नहीं। अभी जैसे अगर आपने बैल लगाया है, तो बैल को हाँकने के लिए एक इंसान लगेगा। ठीक है, फॉर कल्टीवेटर यू डू नॉट नीड सो मेनी पीपल, यू डू नॉट नीड सो मेनी बुल्स एज वेल। ठीक है, आप एक इंसान से ही पूरे बहुत बड़े एरिया को कल्टीवेट कर सकते हैं। इट सेव्स टाइम एंड लेबर। ओके, नाउ सोविंग। सोविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आपको मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी आप लिखे जा रहे हैं। ऐसे मैं जब बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट है उसको ही लिखिए, वरना तो पूरा लिखते लिखते हाथ खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, सोविंग। सोविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। व्हाट इज सोविंग? आप सीड्स को इम्प्लांट करते हैं, इन सीड से ही प्लांट निकलेंगे। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड। ठीक है, हाई, आज की तारीख में जो सीड्स हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हाई ईल्डिंग, हाई ईल्डिंग वैरायटी। ठीक है, हाई ईल्डिंग वैरायटी, HYV बोलते हैं हम इसको, हाई ईल्डिंग वैरायटी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आज की तारीख में हाई ईल्डिंग वैरायटी आपके सीड्स यूज होते हैं, मतलब जो ज्यादा आपके सीड्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, जैसे समझो यहाँ पे फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड, हाई ईल्ड वैरायटी। मतलब जैसे कैसा है देखो, पहले के जमाने में समझ लो ये प्लांट है, ठीक है,
यहाँ पे 1 टमाटर, 2 टमाटर, 3 टमाटर, ऐसा ही होता था। ठीक है? आज की तारीख में उसी एक प्लांट से हमको 50 टमाटर मिल रहे हैं। हमने कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, जिससे क्या करते हैं हम सीड्स की इंटरब्रीडिंग कराते हैं। ठीक है? सो वी बेसिकली इंटरब्रीड दीज़ सीड्स और हमको जो बेस्ट वैरायटी है वही हम चूज़ करते हैं। तो उसी सेम एरिया में आज की तारीख में ज़्यादा क्रॉप्स कल्टीवेट हो रहे हैं। ऑब्वियसली आज की तारीख में देखो आपका शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है. So we are cutting down the forest areas, we are cutting down the agricultural land as well, and in the place of these things we are basically cultivating crops. ठीक है? अभी क्रॉप अभी लेकिन शहरीकरण भी इतना हो रहा है कि these areas are getting condensed. ये एरियाज छोटे होते जा रहे हैं. ठीक है? सो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड. अभी यहाँ पे पहले 1 2 3 टमाटर ही होते थे, अभी 50 टमाटर हो रहे हैं. क्या क्लास बहुत बोरिंग है. आई सी यू लुकिंग एट द वॉच 2 or 3 times. What seems to be the problem with you all guys? आपके स्कूलों में क्या बहुत अच्छे से नाच गा के पढ़ाया जाता है क्या? वहां पे तो आप 6 घंटा बैठते हैं, यहाँ पे आपको 1.5 घंटा 1 घंटा बैठने में भी तकलीफ हो रही है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग. What seems to be the problem? Very low and poor levels of concentration you guys have. कोई भाई साहब झुके पड़ रहा है, कोई भाई साहब गिरे पड़ रहा है, कोई टाइम देख रहा है. बहुत फनी है यार. क्या आपके स्कूलों में भी ऐसा ही करते हैं आप? हाउ डू यू मेंटेन योर कॉन्सेंट्रेशन आउट देयर? वहां पे क्या टीचर्स नाच गा के पढ़ा रहे हैं क्या आपको? हाउ डू यू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन आउट देयर? अगर मैं भी यहाँ पे वैसे ही करूं आपके साथ, क्रॉप प्रोडक्शन ना, क्रॉप प्रोडक्शन ना, अच्छा इसमें ना सीड, अच्छा ऐसे करूं तो, हाँ, एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स एज यू आर गिविंग टू द अदर. जो आप दूसरों को रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, वैसा ही रिस्पॉन्स आप खुद भी एक्सपेक्ट कीजिए, और फिर आप देखिए आपका जीवन में क्या चेंज आता है. कोई गिरे जा रहा है, पता नहीं कंटाल आ रहा है, अरे 1.5 घंटा बैठना है. अरे भाई साहब, पढ़ाई करने आए हो या तुम क्या स्पोर्ट्स के ग्राउंड में आए हो क्या कोई? फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड. सो आज की तारीख में हमारे यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स डेवलप हुए, विच गिव मोर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है? मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एकदम ऐसे करके देखो आप, बट योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी डिस्टर्बिंग टू मी, most of you. I don't understand why is it so difficult for you to maintain your focus for 1 hour. It means that you are not used to maintaining your focus, or this class itself is too boring and I don't know how to make it interesting. आपको विजुअल्स के साथ हम यहाँ पे दिखाने के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके लिए बोरिंग है, तो व्हाट एल्स वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू? ठीक है? सीड्स विच गिव हाई यील्ड. An appropriate distance between the seeds in the important to avoid overcrowding. तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए. ठीक है? देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग. ये क्यों होगा? व्हाई वुड दिस बी ओवरक्राउडिंग? अगर सवाल पूछो तो किसी का कोई हाँ, न्यूट्रिएंट्स तो वैसे भी मिल जाएगा. ओवरक्राउडिंग का समस्या क्या है? हाउ इज इट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम? कल को देखो, समझ लो यहाँ पे दीज आर प्लांट्स. ठीक है? विच आर, अभी ये बड़े होंगे, बड़े होंगे तो उनको जगह लगेगी, और भाई साहब इनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिल पाएगा. दे विल स्ट्रगल फॉर स्पेस. इफ दे स्ट्रगल फॉर स्पेस, ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू डेवलप देमसेल्व्स. क्या ये समझ में आ रहा है? सो दैट्स द रीजन वी नीड टू एंश्योर दैट वी आर अवॉइडिंग ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. ठीक है? मतलब वी आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्पेस. अभी आपको छोटे छोटे सीड्स हैं, आप अगर पास पास लगा दोगे, आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही प्लांट्स जब बड़े होंगे तब देयर विल बी अ स्ट्रगल फॉर स्पेस. दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो प्रॉपर्ली. हेंस नाउ ओनली यू हैव टू प्लान कि आज अगर मैं इनको प्लांट कर रहा हूं तो कल को ये बड़े होंगे और इनको एक स्पेस लगेगा. ठीक है? सो आई हैव टू एंश्योर दैट दे गेट प्रॉपर स्पेस फॉर डेवलपिंग. ठीक है? इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग. सो दैट इज द रीजन वी हैव टू एंश्योर दैट so an appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट.
ओके सो बच्चा पार्टी yesterday we were studying कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन में हमको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर स्पेसिंग नहीं करेंगे तो आगे चल के क्रॉप्स में स्ट्रगल होगा, क्रॉप्स में स्ट्रगल होगा फॉर एनफ ऑफ लाइट, फॉर एनफ ऑफ यू नो वाटर, फूड, इसके लिए स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, अप्रोप्रिएट मतलब जो सही डिस्टेंस हो, ठीक है। तो एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. Okay? This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. इससे उन लोग क्या मिलता है, अगर हम देखो स्पेसिंग है, देखो अच्छा खासा स्पेसिंग है, तो इससे क्या मिलेगा, सफिशिएंट सनलाइट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो अगर अप्रोप्रिएट स्पेसिंग होगी, ठीक है, अगर सही मात्रा में अप्रोप्रिएट spacing, appropriate spacing. In case of appropriate spacing, this allows the plant sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट। Appropriate spacing between the plants, between the plants, appropriate spacing between the plants allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, water from the soil. ठीक है, this allows the plants, appropriate spacing between the plants allows the plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. Okay? Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. तो बहुत सारा ओवरक्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए थोड़े बहुत प्लांट्स हमको रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरक्राउडिंग में होगा क्या, सारे प्लांट्स वीक हो जाएंगे। इससे अच्छा तो कुछ ही प्लांट्स रखो लेकिन उनको स्ट्रांग रखो, ठीक है। सो समटाइम्स वी हैव टू नाउ ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग, फनेल शेप टूल। अभी देखो यहाँ पे ऐसा फनेल शेप रहता है, इसमें सोइंग हो रही है। सोइंग मतलब क्या होता है, बीजों को सो करना, ठीक है। जो आपके सीड्स हैं उनको बेसिकली इसमें सो करना, ठीक है, जमीन में डालना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोइंग। ये फनेल शेप टूल होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो क्या है, सीड्स हैं, ठीक है। ये सीड्स ऐसे गिरते रहते हैं, ये फनेल शेप, ठीक है, ऐसे गिरते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है। ओके, फनेल शेप टूल, सीड्स आर फिल्ड इनटू अ फनेल। तो सीड्स को हम किस में डालते हैं, एक फनेल में डालते हैं, ठीक है। पास थ्रू 2-3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। तो ऐसे 2-3 पाइप से इनको जाना पड़ता है, हैविंग शार्प एंड्स। एंड्स पियर्स द इनटू सॉइल एंड प्लेस सीड्स। तो आपके देखो ऐसे पाइप्स होते हैं और ये ऐसे जा रहे हैं नीचे तक। तो ये क्या कर रहे हैं, वैसे आप अंदर जमीन तक जाएंगे और सीड को उधर छोड़ेंगे, ठीक है। एंड्स पियर्स इनटू सॉइल एंड प्लेस द सीड्स इनटू द सॉइल, ठीक है। ओके, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. तो seed drill use करते हैं हम यहाँ, okay? Nowadays seed drill is used for to help for sowing the seeds with the help of tractors. Tractors की मदद से हम seed drill use करते हैं, we use seed drill, ठीक है। This tool sows the seeds uniformly at proper distances and depths. Proper distance और depth में seeds को sow कर देता है, मतलब जमीन के अंदर नीचे गाड़ देता है, ठीक है। ओके, इट ensures that seeds get covered by the soil after sowing. तो आपका एक बार देखो, सीड्स को खुला नहीं छोड़ सकते, सीड ऐसे रहेगा तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत सॉइल भी हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, क्योंकि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। अगर सीड्स को हमने खुला छोड़ दिया, ठीक है, अगर सीड्स को ऐसे ही जमीन में खुला छोड़ दिया तो बर्ड्स आकर सब सीड्स खा जाएंगे, ठीक है। इसीलिए उनका जमीन के नीचे होना जरूरी है, बर्ड नहीं देख पाएंगे उसको, ठीक है। और जमीन से ऑब्वियसली उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, ठीक है। Sowing by using a seed drill saves time and labor. Adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Okay? So, वो substances, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. वो सारी चीजें जो हम ऐड करते हैं इनको हम बोलेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल। कौन कौन बोले आज,
पूर्वी और उस लड़के का नाम क्या है? अभी आ रहा है। लेट लेट ये पूर्वी एब्सेंट है ना? पक्का सो रही होगी ना अभी तक? हाँ, इंस्टा पे ऑन है? अरे वाह, ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया कर। बहुत बढ़िया। इंस्टा पे ऑन है। ठीक है, तो आपका सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर मतलब, देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या, कोई बता सकता है? एनीवन? हम्म। और केमिकल और मैन मेड, हाँ आप बताइए क्या बोल रहे हैं? जोर जोर से बोलो। नेचुरल, आप लोग नेचुरल नेचुरल बोले, लेकिन नेचुरल मतलब क्या है? नेचर बना के देता है आपको? तो मैन्योर आपको खुद ही बनाना पड़ता है, ठीक है? जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे मैन्योर बनता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट से नहीं। अगर मैंने प्लास्टिक और ये सब डाल दिया, एल्यूमिनियम मेटल, इससे मैन्योर नहीं बनेगा। गोबर, घर का खाना, ठीक है, एक्सक्रीटा, ठीक है, ये जितने भी हमारे बॉडी से निकलती हुई चीजें हैं और जानवरों के बॉडी से निकलती हुई चीजें, प्लस आपके सब्जी के छिलके, फ्रूट के पील्स, ये सब अगर किसी आप पिट में डाल देंगे, पिट मतलब गड्ढा करके डाल देंगे, और 10-15 दिन बाद उसको कवर कर देंगे, 10-15 दिन बाद निकालेंगे तो वो खाद बन चुका होगा। खाद बोलते हैं हम इसको, मैन्योर। इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मैन्योर? एनीवन? मैन्योर, फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है? ये प्रॉपरली फैक्ट्रीज में बनेगा, जैसे यूरिया वगैरह जो होता है, ये मैन मेड, ये केमिकली फैक्ट्रीज में बनता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इससे होती है कौन सी टाइप की फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है? आज आप डी मार्ट से बहुत सारी चीजें अगर खरीदते हो, खाने पीने की चीजें, कहीं कहीं पे लिखा रहता है अ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है? ऐसा क्यों लिखा रहता है? रुको ना, लिखने बाद में लिख लेना। हाँ, अ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों लिखा रहता है? व्हाट डू यू मीन? कभी कभी देखा है ऐसा? कुछ भी साबूदाना का पैकेट रहेगा या कुछ भी रहेगा, कभी कभी उसमें लिखा रहता है अ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट डज इट मीन? फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे थे तो उसमें फायदा क्या है फर्टिलाइजर नहीं डालने का? तो इसमें काफी सारे केमिकल्स रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन अपने पास अभी तरीका नहीं है तो इसलिए हमको फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। जमीन की उपजाऊता को बढ़ाने के लिए, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम मैन मेड फर्टिलाइजर्स डालते हैं। लेकिन कभी कभी ये फर्टिलाइजर्स, कभी कभी नहीं, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स, और आपने तो डाल दिया यहाँ पे, ये भाई साहब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम से ऊपर तो जाएगा, और फाइनली जब हम उसको काट कर खाएंगे तो हमारे बॉडी में भी आएगा। तो ये फर्टिलाइजर जो है लॉन्ग टर्म, हमारी कोई भी केमिकल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। कोई भी लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनी केमिकल इज हार्मफुल टू आवर बॉडी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स हमारे लिए खतरनाक, लेकिन ये मैन्योर हमारे लिए हार्मलेस है। तो आप बोलोगे गोबर से बना हुआ चीज हार्मलेस कैसे हो गया? देखो, फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है, आपके जमीन में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमने कल पढ़ा, आपका एक चैप्टर भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, फार्मर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है? जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं भाई साहब? जमीन की फर्टिलिटी को बढ़, ये जमीन को मस्त मुलायम बनाते हैं, ठीक है? इट दे प्रोमोट एयर, प्लस उनका वेस्टेज जो होता है वो भी जमीन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आप फर्टिलाइजर डालते हो, आपने देखा रहेगा किसान लोग जब फर्टिलाइजर छिड़कते हैं ना, तो प्लास्टिक का ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है? ये क्यों पहनते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत गर्म होता है, उसमें उसको छाले पड़ जाते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं। अगर आप बहुत देर से ऐसे फर्टिलाइजर छिड़क रहे होंगे, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके हाथों में छाले पड़ जाए, ठीक है? तो ये हीट की वजह से होता है, इसमें बहुत ज्यादा हीट होता है, ठीक है? जब इसको आप डालते हैं जमीन पे, तो जमीन के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है?
ऐसे ही आप अगर बहुत सालों से फर्टिलाइजर यूज करते आ रहे हैं तो एक दिन आपकी जमीन बंजर हो जाएगी, एक दिन फर्टिलाइजर का भी उसमें कुछ काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मर गए। जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मिलते हैं। लेकिन प्रोलॉन्ग यूज of a cropping pattern or a field to fertilizers will ensure that these fertilizers are killing the microorganisms, and that would cause the soil to go dead in terms of fertility. तो soil dead हो जाएगा, dead हो जाएगा मतलब उसमें आप अभी इसके बाद हजारों चीजें लगाइए वो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक मैन्योर अगर हम यूज करते हैं तो ये आपका जो क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए फूड है। This is actually food for microorganisms. If you use organic manure, it is food for microorganisms. और microorganisms इससे बढ़ते हैं, पनपते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इंस्टा देखकर आ गई। तुम तो इंस्टा पे एकदम एक्टिव थी वैसे। हाँ, क्या क्या तो लेट क्यों? लेट मतलब लेट 25 मिनट लेट। हाँ, ये उसको बंद करते हैं। चलो बिल्कुल। ठीक है, फर्टिलाइजर। तो ये मेन्योर जो है, दिस मेन्योर बेसिकली, मेन्योर क्या है भाई साहब? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड है। ठीक है, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। तो सॉइल क्या सप्लाई कर रहा है भाई साहब? मिनरल न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है टू द क्रॉप्स। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके 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 ओके। ठीक है, ओके। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। बहुत सारे मिनरल्स को क्रॉप्स की, जैसे हमारे को भी बहुत सारे मिनरल्स जरूरत है। ठीक है, जैसे फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे मिनरल्स को सॉइल सप्लाई करता है टू द क्रॉप। इसको लिख लीजिए, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। Soil supplies mineral nutrients to the crop. ठीक है, डन डन डन, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल सप्लाई कर रहा है, दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है? ओके। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी देखो क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हैं, इतने मैसिव तरीके से जब आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो क्रॉप क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स निचोड़ेंगे ना। ठीक है, आपके सॉइल से न्यूट्रिएंट्स निचोड़ेंगे तो आपका सॉइल क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो जाएगा। इसीलिए सॉइल को हमको रेगुलर नरिशमेंट की जरूरत है। ठीक है, इट विल बिकम डेफिशिएंट। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड। मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, मैन्योर। ठीक है, ये मैन्योर फार्मर्स को ऐड करना पड़ता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये मैन्योर ही फूड है। ठीक है, दिस मैन्योर इज बेसिकली फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आर बी क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल हियर पीपल? एनी कंफ्यूजन? ओके, दिस replenishes the soil with nutrients। तो ये आपके पास सब न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। All these different types of minerals and nutrients are required by the plants and they are generally adequately supplied by the soil। ठीक है, but how do you cover up for the lost nutrients?
बाय एडिंग मैन्योर। जब आप मैन्योर ऐड करते हैं तो ये लॉस न्यूट्रिएंट्स जो है वो कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर डाल डाल के बस अब एक दिन ऐसा आएगा कि फर्टिलाइजर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, सॉइल बंजर हो चुकी है, वो मिट्टी और सीमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, फिर आप कुछ भी उगा लो कुछ नहीं उगेगा। ठीक है, इसीलिए वी हैव टू डू अ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सो दिस रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? रिप्लेनिश मतलब कितना होता है, क्या होता है? वापस वापस उन उन न्यूट्रिएंट्स को ये सॉइल में रेस्टोर कर देता है। जिन न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में डेफिशिएंसी हो गई थी, कमी हो गई थी, ठीक है, दोज न्यूट्रिएंट्स आर रेस्टोर्ड बैक इनटू द सॉइल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम, और ये होता है आपके मैन्योर के ऐड करने से। कांस्टेंट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज गोइंग टू मेक द सॉइल इनफर्टाइल। ठीक है, तो इसके लिए आपका न्यूट्रिएंट जरूरी है। ओके ओके ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? मैन्योरिंग। ठीक है, दिस रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? मैन्योरिंग का मतलब होता है एडिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। ठीक है बच्चा पार्टी, व्हाट इज एडिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स? नाउ एडिंग manure and fertilizers improper or insufficient manuring results in weak plants। जैसे वीक प्लांट्स होंगे, अगर आपका मैन्योरिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है तो इस तरीके के वीक प्लांट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट वीक प्लांट्स। ठीक है, सो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant or animal waste। तो मैन्योर क्या है भाई साहब? आपका एक इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इसको अपन कहां से लाते हैं? फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पीपल। डन 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 बच्चा पार्टी। ओके, तो ये क्या, देखो आप आपके मैन्योर किससे बनते थे? गोबर से, एनिमल एक्सक्रीटा से, और किससे? देखो वेजिटेबल्स के पील ऑफ से। आप वेजिटेबल का पूरा हिस्सा तो खाते नहीं है, जो भी आप काट कर फेंक देते हैं, या जो आपके फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का पील ऑफ जो आप छिलका जो है, उन सब से बनता है आपका मैन्योर। इन सब के डिकम्पोजिशन से आपका हर एक सब्जी या हर एक फल जो आप खाते हैं, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा तो आप फेंक देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत काट कर कूट कर जो आप फेंक देते हैं, दैट बिकम्स द मैन्योर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ये जो कर, और हम अक्सर हम हम इस चीज को यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अ, अगर आप देखोगे ना, महाराष्ट्र में आपके जो क्या कहते हैं अपना जमीन है, वो उतना फर्टाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है। पॉपुलेशन बहुत है, और पॉपुलेशन बहुत है तो ऑब्वियसली घर में कचरा तो बहुत होता होगा, लेकिन अपन क्या करते हैं? प्लास्टिक में डालते हैं, फेंक देते हैं, कचरा वाला उठा के लेके जाएगा। यही चीज की जिम्मेदारी अगर हम लोग सब लोग लें, ठीक है, कि सब घर से जो ऑर्गेनिक कचरा है उसको अगर हम किसी ग्राउंड पे छिड़क दे, मैं बोल रहा हूँ विद इन 6 मंथ्स वो ग्राउंड बहुत फर्टाइल हो जाएगा। वहां पे आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। हम मतलब हमारा बोझ खत्म खत्म। ठीक है, यही चीज अगर हम करेंगे ना, आराम से एक बिल्डिंग से ही आपका इतना सूखा कचरा, इतना आपका गीला कचरा जमा होगा कि यू कैन एक्चुअली मेक मैन्योर्स इन टन्स आउट ऑफ इट। ठीक है, लेकिन हम करते ही नहीं है वो। ठीक है, हम गांव खेड़ों में होता होगा, और यहाँ पे क्या? ठीक है, सो दैट इज मैन्योर बनाना बहुत आसान है। एक सीरियल आता था, सत्यमेव जयते। ठीक है, बहुत पहले का, मतलब आमिर खान उसको डायरेक्ट करते थे, और ही यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज ऑफ पीपल। ठीक है, अभी एक इंटरव्यू में देयर इज दिस पर्सन, उसका भाई साहब फैक्ट्री चल रहा है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देयर इज दिस पर्सन हु इज डूइंग व्हाट, ये एक इनका एक बड़ा सा फैक्ट्री है। फैक्ट्री मतलब कैसा है? यहाँ पे आपके मुर्गियां हैं, पोल्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे आपके गाय भैंस है। ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे गोबर गैस प्लांट है।
ठीक है। अभी वो क्या करते हैं, उनके पास 3 गाड़ियां हैं, ऐसे 3 गाड़ियों को ना वो मार्केट में बेचते हैं। ठीक है। मार्केट आप देखते ही होंगे कि बहुत सारा सब्जी का छिलका, ठीक है, जैसे मछलियों को जब काटते हैं तो वो भी फेंक देते हैं ना। आप देखोगे कचरे की गाड़ी जब आती है मार्केट के सामने इतना बड़ा ढेर लगा रहता है, उसको वो रोज लेकर जाते हैं। ये बंदा क्या करता है, ये सब गाड़ियों को भेजता है यहाँ, और गाड़ियों को भेजकर इस पूरे कचरे को इकट्ठा करता है मार्केट से। ठीक है। मार्केट में जहाँ पे सब्जियां या फल फूल या आपके मछलियां जो बिक रही हैं, वहां से ये ऑर्गेनिक वेस्ट को इकट्ठा करेगा, ये यहाँ पर लेकर आएगा। ठीक है। थोड़ा बहुत ये डाल देगा गोबर गैस प्लांट में, जिससे बनेगा मीथेन गैस। ठीक है। और थोड़ा बहुत ये एनिमल्स को खिलाएगा, यहाँ पे जो एनिमल्स है उनको खिलाएगा, उनसे जो पॉटी निकलेगी फिर से वो गोबर गैस प्लांट में डालेगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और उसने मेन्योर बनाने का वो रखा है, सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी बचता है वो इसमें डालकर वो मेन्योर बनाता है, और इस मेन्योर को ही वो बेचता है। तो वो कितनी चीजें बेच रहा है देखो, मेन्योर बेच रहा है, ठीक है, पोल्ट्री से जो अंडा या चिकन होता है वो बेच रहा है, जो आपके गाय भैंस से मिल्क है वो भी बेच रहा है, और पूरा आपका यूनिट सिर्फ वेस्ट डिस्पोजल पे चल रहा है। समझ में आ रहा है? ये पूरा यूनिट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, जानवरों को खरीदने और पालने में जो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाकी रॉ मटेरियल में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। कोई भी आपको कचरा दे देगा, अच्छा है भाई साहब लेके जाओ कचरा, कोई बोलेगा क्या कि नहीं 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 कचरा नहीं देंगे। तो मार्केट में जो भी कचरा ये लेकर आ रहा है मुफ्त में, उन लोगों का तो अच्छा ही है भाई, साफ हो रहा है। ठीक है। और इसी कचरे को इतने अच्छे से वो यूज कर रहा है। ठीक है। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज पुटिंग सम ऑफ इट इन बायोगैस प्लांट, जिससे बायोगैस बन रहा है। ही इज पुटिंग सम ऑफ इट इन इन पिट्स so that they get converted into manure, इसको वो बेचेगा। ठीक है। इससे वो यूज करेगा, इस एनर्जी को यूज करेगा, बायोगैस प्लांट से उसका पूरा जो यूनिट है उसमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी सब सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे उन मुर्गियों को भी वो भाई साहब जो वेस्ट है, मतलब वेजिटेबल पील वगैरह ये सब उनको देता है, और इनको भी देता है, इनका खाने का जुगाड़ हो गया। ठीक है। अभी इनसे निकलेगा गोबर, इनसे निकलेगा दूध, जिसको वो फिर से यूज करेगा। तो ऐसे रिसाइकलिंग मोड में उसका यूनिट चल रहा है, और अच्छा खासा कमा रहा है। If I get the video, I will share it with you. But that is really something genius. इसमें एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब आपका कुछ बहुत बड़ा रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो इस तरह से वो सिर्फ वेस्ट को ठीक से मैनेज करके एक प्रॉपर यूनिट रन कर रहा है। ठीक है। एंड दैट इज रियली वेरी इंटेलिजेंट ऑफ हिम। हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ ना, मुंबई जैसे जगह पे कितना पॉपुलेशन है, सोचिए कितना पॉपुलेशन है। हम लोग भाई साहब घर, मतलब आप अगर देखोगे दूसरे शहरों में घर ऐसे होता है, हमारे यहाँ पे घर ऐसे है, एक के ऊपर एक। क्यों? क्योंकि स्पेस नहीं है, इसलिए एक के ऊपर एक बनाना पड़ रहा है हमको। तो इतने पॉपुलेशन में अगर सबके घर से इफेक्टिवली कचरे को इकट्ठा किया जाए, एक बिल्डिंग से ही आप सोचिए कितना कचरा इकट्ठा हो जाएगा, और उसी को अगर हम प्रॉपरली डिकम्पोज करें तो कितना मैन्योर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है। बट वी डोंट डू दैट। ठीक है। तो काफी सारा बड़े मात्रा में, और इसी मैन्योर को अगर हम जमीनों पे छिड़केंगे तो वो जमीन की उपजाऊता या फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant and animal waste. Is this clear बच्चा बॉडी? Are we clear on this one? Okay, okay, okay. So farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allowed to decompose. Farmers क्या करते हैं, जमीन में ना कोई एक गड्ढा खोद के रखेंगे, और उसमें सारा जो एनिमल वेस्ट है और प्लांट वेस्ट है वो डंप कर देंगे। एनिमल वेस्ट मतलब गोबर ओबर जो भी उनके कैटल का होता है वो, और प्लस जो भी आपका प्लांट वेस्ट है वो भी डाल देते हैं, और उसको डिकम्पोज करने देते हैं। इफ इट इज अलाउड टू डिकम्पोज इट विल मैन्युफैक्चर मेन्योर। ठीक है। तो मेन्योर is an organic substance obtained from the decomposed. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. तो decomposition allow करते हैं यहाँ पे। The decomposition is caused by some microorganisms. तो आप देखोगे ना गांव खेड़ों में ना, जो दुकानें होती हैं, किराने के दुकान में ऐसे डब्बे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ये गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया है। और सॉइल के फर्टिलिटी सेंटर्स भी होते हैं, जहां पे डब्बों में ऐसे केचुआ भरा रहता है। ये जो केचुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये भरा रहता है। ये पाव किलो, 1 किलो ऐसे इसी हिसाब से वो देते हैं। एंड दीज आर फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड्स। आप अगर इस केचुए को क्या करेंगे, आपने पहले गड्ढा खोदा, उसमें सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, अभी इन केचुओं को छोड़ दो, मतलब जो काम आपका 30 दिन में होगा वो इन लोग 10 दिन में कर देंगे। समझ में आ रहा है? जो डिकम्पोजिशन आपका 30 दिन में होता था, इट माइट हैव टेकन अ मंथ फॉर यू टू एक्चुअली गेट द डिकम्पोज्ड मैन्योर, बट ड्यू टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिस विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 10 days। 10 दिन में वो हो जाए। ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है। द डिकम्पोजिशन मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर।
ये डिकम्पोजिशन मैटर क्या यूज होता है? एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। अभी आते हैं हम फर्टिलाइजर्स पे। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकली मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है, एंड दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो अभी देखो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की हमको जरूरत है, पोटेशियम की, नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ओके। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, तो इनको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं विच आर मैन मेड, ओके। इंस्टा देखो तुम। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो केमिकली मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, लिख लिया भाई साहब, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो लगेंगे, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये मैन मेड है, ये केमिकली बनाए जाते हैं, ठीक है। इनका डिसएडवांटेज क्या है? प्रोलॉन्ग यूज कैन रेंडर द सॉइल इनफर्टाइल, ठीक है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं प्रोलॉन्ग यूज मतलब बहुत दिनों से अगर आप सिर्फ फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, मैन मेड फर्टिलाइजर्स, prolonged use can render the soil, prolonged use can render the soil infertile, prolonged use can render the soil infertile। ये लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, क्लियर है बच्चावाड़ी। यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, देन वी हैव सुपर फॉस्फेट, दिस इज पोटैश, दिस इज एनपीके विच इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है क्योंकि यहाँ पे तीनों मिनरल्स आपको मिल जा रहे हैं, नाइट्रोजन भी मिल जा रहा है, फॉस्फोरस भी मिल जा रहा है, और के मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएंगे। सो दीज आर सम मिनरल्स, ओके। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज, कौन कौन से क्रॉप्स आपको ज्यादा मिलते हैं? जैसे मेज, ठीक है। फर्टिलाइजर्स खराब नहीं है लेकिन उनका लगातार और प्रोलॉन्ग यूज खराब है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स खराब नहीं है लेकिन बहुत दिनों तक आप उसको ही यूज किए जा रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, वो जमीन के लिए खराब है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प द फार्मर्स टू गेट अ बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया? मेज, भुट्टा मतलब समझते हैं, भुट्टा जो आप खाते हैं वो नहीं है, मेज का फ्लावर भी बनता है, फ्लावर मतलब आटा भी बनता है, भुट्टे का आटा बनता है, ठीक है, और वो काफी न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है, ओके।
सो बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं। पैडी पैडी जो ग्रो होता है, ये पैडी बेसिकली एक टाइप का क्रॉप है, ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्रॉप। देन वी हैव व्हीट, ठीक है, जो हम खाते ही हैं ऑब्वियसली, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स में जो हीट होता है उसके वजह से ग्राउंड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं और इससे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। दिस बेसिकली रिड्यूसेस द फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। होता क्या है, देखो जैसे समझो ये जमीन है, ठीक है, आपने फर्टिलाइजर छिड़क दिए, अब ये फर्टिलाइजर धीरे 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 नीचे जाता रहेगा और यहाँ पे है ग्राउंड वाटर और इस ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। यही ग्राउंड वाटर हमारे लिए सोर्स ऑफ वाटर होता है। तो अक्सर फर्टिलाइजर्स क्या कॉज कर रहे हैं, दे आर कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, ठीक है। फर्टिलाइजर्स कैन कॉज वाटर पोल्यूशन। Fertility of the soil, therefore in order to maintain the fertility of the soil we have to use organic fertilizers, substitute fertilizers by organic manure। organic manure जो मतलब हमारा जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे बनता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको लिख लीजिए भाई साहब। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। Done, done, Bachawadi. Are we clear? Okay. We have to substitute by organic manure. Leave the field uncultivated in between two crops. ये इसको हम बोलते हैं फैलो, ठीक है। जैसे अभी मैंने वीट उगाया है, कुछ दिनों बाद मैं उसी सॉइल पे कैबेज उगाऊंगा, ठीक है। लेकिन कुछ उसको ब्रेक दो, क्योंकि जब आप ब्रेक देते हैं सॉइल में तो वो धीरे धीरे रिप्लेनिश होता है, फिर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर से बनेंगे, फिर से सॉइल की फर्टिलिटी। तो यू विल लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, उसमें आप कोई भी क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं करोगे बिटवीन टू क्रॉप्स, मतलब थोड़े टाइम के लिए। इसको लिख लीजिए, ये सब आपके फील्ड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उपाय हैं। These are ways and means by which you can actually increase the fertility of a particular soil, ठीक है। First of all you use organic manure. Organic manure will basically replenish the soil with organic content and leave the field uncultivated or fallow in between two crops। The use of manure improves soil texture as well as it is water retaining capacity। तो ये soil texture को improve करता है और उसके water retaining, देखो किसी भी soil में अगर water को retain करने की capacity होगी तो ही वो soil अच्छा होगा। अगर water बह जा रहा है तो वो soil अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो the use of manure क्या होता है, improves soil texture, soil का texture को improve करता है, soil की quality को improve करता है, as well as its water retaining capacity। इसको भी लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity। ठीक है, डन डन डन, ओके ओके ओके। इट replenishes the soil with all the nutrients, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उससे वो रिप्लेनिश हो जाएगा। इट replenishes the soil। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मतलब आप एक ही क्रॉप मत बार बार ग्रो करो, दूसरे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करो। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि एक क्रॉप का एक ही न्यूट्रिएंट का डिमांड रहता है और धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट कम होने लगेगा, दूसरे क्रॉप का दूसरे न्यूट्रिएंट का डिमांड रहेगा, तो जब तक ये दूसरे न्यूट्रिएंट निचोड़ रहा है पहले वाले क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे समझो
अगर किसी क्रॉप का, जैसे आपने अभी पढ़ा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। तो लेट्स से क्रॉप ए है, ठीक है, क्रॉप ए है, उसका डिमांड क्या है? क्रॉप ए का डिमांड है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो जब आपने क्रॉप ए को लगाया तो फील्ड में से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस निचोड़ दिया गया, ठीक है। तो अभी फील्ड में ये दोनों भी डाउन होंगे, है ना। फिर से आपने क्रॉप ए अगर लगाया तो फिर से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ड्रेन आउट होगा। तो इससे अच्छा है आप दूसरा कोई क्रॉप बी लगाए, जिसका डिमांड कौन सा है? पोटेशियम और कैल्शियम, ताकि जब आप क्रॉप बी को लगाए तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को मौका मिले फिर से उभर के आने का, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई क्रॉप रोटेशन शुड बी डन। क्रॉप रोटेशन अगर होगा तो आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। समझ लीजिए, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ साइंस पढ़ाता रहूं तो आप पागल हो जाएंगे, है ना। किसी भी स्कूल में सिर्फ साइंस ही पढ़ाया जाए, आप पागल हो जाएंगे, साइंस में पल्ले ही नहीं पड़ेगा। सो देयर हैज टू बी ऑल द सब्जेक्ट्स ना। तो ऑल द सब्जेक्ट्स मतलब आपका ब्रेन सारे सब्जेक्ट्स में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जमीन का इस्तेमाल सारे उसमें होना चाहिए, ताकि किसी भी मिनरल का बहुत ज्यादा जमीन पे कमी ना आ जाए, ठीक है। क्लियर है? ओके। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। तो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो इस चीज को, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। दिस थिंग ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? Okay, 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 let's move ahead. Earlier farmers in North India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. पहले क्या करते थे farmers? They used to grow legumes as fodder in one season. Legumes मतलब ये आपके legumes से मतलब इनमें से क्या क्या, जैसे भुट्टा हो गया भाई साहब, ये ठीक है, and wheat in the next season, और दूसरे सीजन में wheat इस्तेमाल करते थे। They help this help in replenishment of the soil with nitrogen, ठीक है। इससे क्या होता था, जो पहला सॉइल होता था वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाता था, लेकिन दूसरे में आपका नाइट्रोजन की भरपाई हो जाती थी, ठीक है। ओके। Rhizobium bacteria are present in the nodules of the roots of leguminous plants. Leguminous plants का आपने सुना रहेगा, पालक खाया करो काफी प्रोटीन रहेगा, है ना। मटर खाया करो, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। अभी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनियस प्लांट्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अभी इनके रूट नोड्यूल्स में, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। दिस इज गुड बैक्टीरिया। हाउ? ठीक है, देखो एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 79% आपका क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। 79, ऑलमोस्ट 80% आपका नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से बनता है प्रोटीन्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, दे कैन नॉट कंज्यूम दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। हम केपेबल नहीं है इसको डायरेक्टली। सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स भी, वी कैन नॉट कंज्यूम दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली, ठीक है। ये कमाल सिर्फ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं क्या है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं और उसको क्या बनाते हैं? नाइट्रेट्स। और यही नाइट्रेट्स प्लांट में कैसे अब्सॉर्ब होते हैं? एज अमीनो एसिड्स, और इन्हीं अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन्स, ठीक है। फिर से समझिए, ऐसे प्लांट है लेग्यूमिनियस प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स, इनके रूट नोड्यूल्स में एक टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कमाल करता है? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके सल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और यही सल्यूबल नाइट्रेट्स आगे चल के क्या बनते हैं? अमीनो एसिड्स। यही अमीनो एसिड्स आगे चल के क्या बनते हैं? प्रोटीन्स, ठीक है। और वो प्लांट अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। ओके, सो राइजोबियम बैक्टीरिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? राइजोबियम बैक्टीरिया इज बेसिकली अब्सॉर्बिंग दिस, ये अब्सॉर्ब कर रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसीलिए देखो जमीन को मुलायम रखा जाता है, जमीन को मुलायम रखा जाता है ताकि राइजोबियम बैक्टीरिया तक ये नाइट्रोजन पहुंच सके। अगर जमीन ठोस रहेगी तो राइजोबियम बैक्टीरिया तक ये नहीं पहुंच पाएगा, राइजोबियम बिल। अभी आप बोलोगे राइजोबियम बैक्टीरिया ये प्लांट्स के लिए क्यों कर रहा है? जो भी इक्वेशन होता है वो फायदे और नुकसान का होता है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया क्यों ये करके देगा? क्योंकि बदले में प्लांट्स इनको अपना फूड शेयर करते हैं। सम अमाउंट ऑफ फूड इज केप्ट बाय द प्लांट्स एंड सम अमाउंट इज शेयर्ड विद द राइजोबियम बैक्टीरिया।
इस टाइप के आदान प्रदान के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया इनको नाइट्रेट्स या प्रोटीन्स बनाकर दे रहा है, और राइजोबियम बैक्टीरिया को बदले में क्या मिल रहा है, प्लांट से फूड, प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है। दोनों का आपस में फायदा है, और यही फूड जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर प्रोटीन्स आता है। ठीक है, सो राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। तो इसीलिए क्रॉपिंग पैटर्न कुछ आपका ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी आपने पालक उगाया, पालक क्या है, लेग्यूमिनियस है। अब पालक की खेती हो गई, तो इनके रूट्स को पड़े रहने दो, इनके रूट्स को पड़े रहने दो। इनके रूट्स में क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में बढ़ाएगा। अभी आप समझ लो वीट की खेती कर रहे हैं, तो वीट में ये लेग्यूमिनियस बैक्टीरिया नहीं होता है, लेकिन वीट को ये बना बनाया प्रोटीन्स मिल जाएगा, नाइट्रेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कोई क्रॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि उस क्रॉपिंग में आप लेग्यूमिनियस प्लांट्स भी लाएं। तो समझ लीजिए वीट की क्रॉपिंग की आपने, वीट चला गया, अभी आपने लेग्यूमिनियस क्रॉप्स डाल दिए। लेग्यूमिनियस क्रॉप्स में नाइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करेगा, सॉइल में नाइट्रेट्स के कंटेंट को बढ़ाएगा, और जब आप दूसरा कोई प्लांट उसमें लगाएंगे तो वो ऑब्जॉर्व करेगा। दैट्स हाउ द रिप्लेनिशमेंट हैपेंस। ठीक है, सो राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये अब्सॉर्ब हो रहा है, प्लांट के रूट नोड्यूल्स में अब्सॉर्ब होगा और प्लांट्स में सर्कुलेट होगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस भाई साहब, लेग्यूमिनियस प्लांट्स को कल्टीवेट करने की प्रैक्टिस, बीच बीच में लेग्यूमिनियस प्लांट्स को कल्टीवेट करने की प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, तो वी विल, ये मॉड्यूल 5 जरा नोट कर लीजिए, 64 स्लाइड।